हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम यहाँ आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या तक एस ब्लॉक के तत्वों के लक्षण हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो आप सबसे पहले सेकंड पॉइंट में ये याद रखो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो आयनन ऊर्जा होती है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो आयनन ऊर्जा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमाणु आकार साइज़। ठीक है, कि जो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और साइज़ का मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, जैसे फर्स्ट ए ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। दूसरा क्या है? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम डाउन द ग्रुप अगर आते हैं, मतलब ग्रुप में एक वर्ग में हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार कैसा होता है, साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। साइज़ अगर बढ़ता है तो इसका मतलब जो आयनन ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, कम होगी, ग्रुप में घटेगी। ऐसा ही सेम सिचुएशन इसमें कि अगर हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बढ़ता है, और अगर साइज़ बढ़ता है तो इसका मतलब उसकी जो आयनन ऊर्जा होगी वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, लेकिन आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार, साइज़ क्या होता है, घटता है, और अगर साइज़ घटता है तो इसका मतलब जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की और सीजियम की सबसे कम होती है। लिथियम की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सीजियम की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। ऐसे ही ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो बेरिलियम की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और बेरियम की जो आयनन ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। अब इन दोनों ग्रुप को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो दोनों ग्रुप में, ये तो कौन सा है, फर्स्ट ए, और ये कौन सा है, सेकंड ए। तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमें पता है आकार घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि वहाँ पर जेड इफेक्टिव या फिर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इसका मतलब आकार कम होगा, और आकार कम होगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड ए ग्रुप है, जो सेकंड ए वर्ग है, उसकी आयनन ऊर्जा का मान फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों के तुलना में अधिक होता है। इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी और इनकी आयनन ऊर्जा कम होगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट कि आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको परमाणु आकार का, मैंने आपको एक वीडियो में बिल्कुल अच्छे से पॉइंट क्लियर किया था, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब बस सिर्फ आयनन ऊर्जा को आप परमाणु आकार से रिलेट कर दो। क्लियर है? तो देखो, परमाणुीय आकार के बड़े होने के कारण क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है। कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं गए तो इसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि साइज़ घटता है तो इस वर्ग का साइज़ बड़ा होगा और इस वर्ग का साइज़ छोटा होगा। ठीक है, तो यही कहता है कि इनको हम किस नाम से जाने थे, क्षार धातुएं, और इसको हम किस नाम से जाने थे, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्षारीय जो धातुएं हैं इनका परमाणविक आकार बड़ा होता है, जिसकी वजह से इनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है और इनकी आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होता है। चूँकि क्षारीय मृदा धातुएं आकार में क्षार धातुओं से छोटी होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। प्रथम वर्ग में लिथियम और द्वितीय वर्ग में बेरिलियम की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान घटता जाता है, क्योंकि परमाणुीय आकार बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि जो आयनन ऊर्जा है वो परमाणु आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में उतार लेना, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उतर गया तो इसका मतलब आपको कोई भी किसी भी जगह आयनन ऊर्जा के मान में मार नहीं खाओगे। ठीक है, एस ब्लॉक के दो वर्ग हैं, फर्स्ट ए वर्ग और सेकंड ए वर्ग। दो वर्ग हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। ठीक है, तो इन दोनों वर्ग में कैसे परमाणुीय आकार पर क्या इफेक्ट हुआ था, और उसके अंदर आवर्त में परमाणुीय आकार किस तरीके से चेंजमेंट हुआ था, वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता चुकी थी। अब उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका धात्विक लक्षण व चालकता।
एस ब्लॉक के दोनों वर्गों में उपस्थित सभी तत्व धातुएं हैं। ये मैंने शुरू में ही बताया था कि एस ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं, धातुएं हैं। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं, अर्थात वर्ग का अंतिम तत्व सबसे अधिक धात्विक लक्षण प्रदर्शित करता है। कि ये क्या कहता है कि साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये कहता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है, जो धात्विक लक्षण है वो क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो सीजियम में जो धात्विक लक्षण सबसे अधिक मिलेंगे और लिथियम में जो धात्विक लक्षण होंगे वो सबसे कम मिलेंगे, ठीक है। इसी की वजह से अगर आपने देखा होगा कि जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, जब क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो या तो लिथियम का मिलेगा या सोडियम का मिलेगा या पोटेशियम का मिलेगा। सीजियम का बहुत कम मिलता है क्योंकि इसका जो धात्विक लक्षण होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और ये केवल और केवल आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, आयनिक यौगिकों का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम देखेंगे आगे तो लिथियम और बेरिलियम, इनका जो आता है ना एस कैरेक्टर का विकर्ण संबंधी, तो विकर्ण संबंधी में हम देखेंगे कि जो लिथियम होता है वो कोवेलेंट सह संयोजी गुणों को दर्शाता है एज कम्पेयर टू आयनिक, ठीक है। लिथियम धात्विक जो लिथियम धातु होती है वो सह संयोजी गुणों को दर्शाती है, जबकि जो सीजियम होता है वो ज़्यादातर आयनिक गुणों को दर्शाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि एस ब्लॉक के दोनों ही वर्गों में सभी उपस्थित धातुएं होती हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ते हैं। क्षार धातु में धात्विक लक्षण क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में अधिक होता है। कि अगर हम ये देखें कि जब आवर्त में अगर हम जाते हैं तो आवर्त में धात्विक लक्षण इसका मतलब घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि क्षार धातु में धात्विक लक्षण क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में अधिक होता है। तो क्षार धातुएं पहले आती हैं। क्षार धातुएं कौन से वर्ग की होती हैं? फर्स्ट ए वर्ग की। और जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं वो कौन से वर्ग की होती हैं? सेकंड ए वर्ग की। तो इनमें क्षार धातुओं में धात्विक लक्षण सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन क्षारीय मृदा धातुओं में कम होता है। सामान्यतः दोनों वर्गों के तत्व अच्छी चालकता प्रदर्शित करते हैं, परंतु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर चालकता का मान सदैव बढ़ता है। क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातु की तुलना में कम चालकता दर्शाती हैं। अब ये चीज़ याद रखो कि यहाँ पर जो कंडक्टेंस है, जो चालकता है, उसका जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है कि जब अगर हम देखते हैं कि हमने शायद प्लस 2 में भी पढ़ा होगा ये चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक तो क्या होते हैं? जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, गुजर जाती है, उनको तो हम क्या कहते हैं? चालक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? मेटल्स, धातुएं। ठीक है, तो धातुएं किसी भी अगर चालक की हम बात करें तो किसी भी इसमें से जो कंडक्टेंस है, जो कंडक्टर है, वो इजीली पास हो जाता है। इसलिए जो धातुएं अच्छी होती हैं वो विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं। लेकिन अगर मैं अचालक की बात करूँ तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी पास नहीं होती। और इनका जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है वो कौन सा होता है? नॉन मेटल्स, अधातुएं। अधातुएं होती हैं वो विद्युत की अचालक होती हैं। और अर्धचालक, जिनका जो मान होता है, चालकता का जो मान होता है वो चालक से तो कम होता है लेकिन अचालक से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कि सबसे अगर मेटेलिक कैरेक्टर, अगर धात्विक लक्षण बढ़ता है तो इसका मतलब चालकता का मान भी बढ़ेगा, और अगर धात्विक लक्षण घटता है तो मतलब चालकता का मान भी घटेगा। क्योंकि जो चालक होते हैं वो धातुएं बहुत अच्छी चालक होती हैं, विद्युत की बहुत अच्छी चालक होती हैं। तो जैसे जैसे धात्विक गुण बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे चालकता भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे धात्विक गुण घटता जाएगा वैसे वैसे चालकता भी घटती जाएगी। रीजन ऑफ कंडक्टिविटी की चालकता का मेन कारण क्या है? अनुनाद के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में स्वतंत्रता पूर्वक संचरण करने में समर्थ होते हैं। धात्विक लक्षण या चालकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमाणुीय आकार। फिर से वही आ गया कि बस आपको यही पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो धात्विक लक्षण और जो चालकता होती हैं वो परमाणुीय आकार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ अगर परमाणुीय आकार, इसीलिए मैंने एक लेक्चर आपको परमाणुीय आकार का दिया था कि अगर परमाणुीय आकार आपको अच्छे से समझ आ गया तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी, सारे के सारे जो गुण होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? परमाणुीय आकार के ऊपर ही। अगर परमाणुीय आकार समझ आ गया तो इसका मतलब फिर आप सभी गुणों को आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, चालकता का क्रम निम्न अनुसार होता है। लिथियम इज लेस देन सोडियम, इज लेस देन पोटेशियम, इज लेस देन रुबिडियम, इज लेस देन सीजियम और इज लेस देन फ्रांसियम। ठीक है,
तो लिथियम का सबसे कम होता है और सीजियम का सबसे ज़्यादा होता है। और आकार की अगर मैं बात करूँ तो वो भी ऐसे ही होता है, क्योंकि ये कहाँ है, डाउन द ग्रुप, एक वर्ग से हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब धात्विक लक्षण, जो मेटेलिक कैरेक्टर और जो कंडक्टेंस होगी, वो दोनों ही चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो सीजियम सबसे अच्छी चालक होती है किसकी तुलना में, लिथियम और सोडियम की तुलना में, ठीक है। और इनका जो मेन रीजन होता है वो हम जब आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करूँगी ये पॉइंट, कि उसमें क्या होता है कि जैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कि जो आपका क्रिस्टल होता है वो इस तरीके से बनता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। इधर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, इस तरीके से क्रिस्टल आपका बनता है। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जब आपस में मिलती हैं तो एक क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। तो ये कहता है कि जब ऐसा पूरा क्रिस्टल बन गया तो इस क्रिस्टल में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम सकते हैं, तो वो तो विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। और अगर इधर उधर नहीं घूम सकता तो वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। तो इसका जो मेन रीजन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, या फिर कोई भी होल क्रिएट होता है, कोई भी वैकेंसी, कोई भी छिद्र या कोई भी रिक्तिका प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल होते हैं वो विद्युत का चालन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कि या तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होगा, कि जैसे Na पॉजिटिव का कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होगा, वो इलेक्ट्रॉन अगर इस क्रिस्टल में पूरे तरीके से मूव करता है, पूरे क्रिस्टल में इधर उधर अच्छे से घूम सकता है, तो इसका मतलब वो विद्युत चालकता को प्रदर्शित करेगा। और या फिर क्या होता है कि कोई भी आयन, ज़्यादातर क्या होते हैं, Na जो पॉजिटिव आयन होते हैं, क्योंकि कैटायन का, धनायन का आकार होता है वो छोटा होता है और ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो जो धनायन होते हैं वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो क्रिस्टल में कौन मूव करेगा, धनायन, क्यों, क्योंकि धनायन का आकार बहुत ही छोटा होता है, किसके कंपैरिजन में, ऋणायन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो जो धनायन होंगे वो इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो ऋणायन होते हैं वो क्रिस्टल में इजीली मूव नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो उनकी जगह पर एक क्या हो जाता है, होल बन जाता है, कोई छिद्र बन जाता है, कोई रिक्तिका बन जाती है, और वो रिक्तिका की वजह से वहाँ पर विद्युत का चालन होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो बात भी समझ में आ गई कि जो धात्विक लक्षण, अभी तक दोनों प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड थी, परमाणुवीय आकार के ऊपर। कि अगर आपको परमाणुवीय आकार समझ आ गया तो जो आयनन ऊर्जा होती है वो परमाणुवीय आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, दूसरा जो गुण पढ़ा धात्विक लक्षण और चालकता, वो परमाणुवीय आकार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप परमाणुवीय आकार आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो बेटा आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मैम मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रथम वर्ग के तत्व। ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनका जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +1 होता है। और जो दूसरा ग्रुप होता है उसकी जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, +2, ठीक है। तो ये केवल और केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीकरण अवस्था अत्यधिक स्थायी होती है, लेकिन इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था अत्यधिक स्थायी होती है। तो देखो ये पॉइंट में क्या कहता है कि क्षार धातुएं अपनी बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं तथा एक्रिय गैस का विन्यास ग्रहण करती हैं, ठीक है। कि जैसे अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 1s2 2s1। तो ये कहता है कि जो लिथियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगी, हीलियम का, ठीक है। ऐसे ही जो सोडियम होगा वो किसका करेगा, नियोन का। तो ये एक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अपना एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये अपना एक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, क्योंकि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो कितना होता है, NS1, जिसकी वजह से ये केवल और केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। थर्ड है द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था संभव नहीं है। देखो
कि ये क्या कहता है। अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा अभी कि जो आयनन ऊर्जा होती है, एस ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं जितनी भी, उनकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने लिथियम का ही एग्जाम्पल लिया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीलियम के इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन में। तो लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा 2s1 वाला और किस में कन्वर्ट हो गया, Li+ में, ठीक है। अब ये कहता है कि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है तो वो फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकालेगा। तो पार्शियली फिल्ड जब मतलब आंशिक रूप से जब इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों को वो बहुत अच्छे से त्याग सकता है। लेकिन अगर कोई भी जो धातु होगी वो अगर पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगी तो उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसने एक इलेक्ट्रॉन था वो तो फटाक से त्याग दिया और किस में कन्वर्ट हो गया, वो 1s2 2s0 में। अब देखो यहाँ पर कि हीलियम होती है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर लिया, ठीक है। अब इसने जब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया, इसका मतलब क्या है कि जो इनर्ट गैस, इनका नाम ही क्यों रखा गया है कि ये अक्रिय गैस होती है, ये कोई भी क्रिया नहीं दर्शाती है। क्यों नहीं दर्शाती, कि ये अपने आप में बहुत अधिक स्थायी होती है, जिसकी वजह से ये कोई क्रिया नहीं दर्शाती। अब इसका जो लिथियम प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन था तो इसकी आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको हम बोलते हैं ना कि Li किस में कन्वर्ट हुआ है, Li+ में। तो इसके लिए जो आयनन ऊर्जा लगी है उसका मैंने क्या नाम दे दिया, IE1। अब लिथियम प्लस से जब लिथियम +2 में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी उसका मैं क्या नाम दे दूँ, IE2, ठीक है। इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है, तो ये फटाक से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Li+ में। उसके बाद ये अक्रिय गैस विन्यास इसने प्राप्त कर लिया, जिसकी वजह से अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने की वजह से ये और इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकते, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये इतनी ऊर्जा इनके पास होती नहीं है कि ये लिथियम प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएं, लिथियम +2 में, ठीक है। तो IE2 की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही हाई होती है, ठीक है। तो इसी की वजह से ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर संभव नहीं है। M+ आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये प्रतिचुंबकीय तथा रंगहीन होते हैं। प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं, जिनके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उनमें एक dd संक्रमण होता है, वो भी नहीं होगा। अगर कहीं आएगा आगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर dd संक्रमण नहीं होगा तो जो वो कंपाउंड मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कलरलेस, रंगहीन, उनका कोई कलर नहीं आएगा। जिस भी कंपाउंड में, जिस भी यौगिक में अगर dd संक्रमण संभव होता है तो dd संक्रमण की वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद द्वितीय वर्ग के तत्व, ये तत्व बाह्यतम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, अक्रिय गैस विन्यास का ग्रहण करते हैं, क्योंकि इनका जनरल सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को फटाक से त्याग देते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं। फिर से वही फंडा कि अगर ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएंगे तो उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर संभव नहीं है, ठीक है। धनायन बनाने की प्रकृति का क्रम निम्नानुसार होता है। वो आपको पता ही है कि आयनन ऊर्जा जिसकी सबसे कम होगी वो फटाक से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और जिसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगी वो देरी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, परमाणुीय आकार के ऊपर। तो जो आयनन ऊर्जा होती है वो परमाणुीय आकार के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो लिथियम का आकार सबसे छोटा है तो इसकी जो आयनन ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सीजियम की, ठीक है।
नेक्स्ट है रंगीन ज्वाला परीक्षण, फ्लेम टेस्ट। क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के लवण मुख्यतः क्लोराइड बुनसेन बर्नर की ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। कि अगर हम इनके जो लवण लेते हैं, जैसे Li को हमने किसके साथ मिला लिया, Cl के साथ, Na को हमने किसके साथ मिला लिया, Cl के साथ, K के साथ, Cl के साथ, ठीक है। इनका अगर हम लवण लेते हैं कि मतलब इनको नेगेटिव आयन के साथ, ऋणायन के साथ इनको हम जोड़ देते हैं, तो अगर जैसे ही हम इनको ऋणायन के साथ जोड़ेंगे तो इनका लवण बन जाता है। तो लवण बनने के बाद इनको अगर हम क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब में भर के और हम बर्नर के ऊपर अगर इनको हम गर्म करते हैं तो वो ज्वाला परीक्षण देते हैं, ठीक है, मतलब उनमें से आग निकलती है। तो रंगीन ज्वाला का कारण रीजन ऑफ कलर फ्लेम क्या है, क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बुनसेन बर्नर की ज्वाला की उष्मा पाकर अपनी आद्य अवस्था से उत्तेजित होकर उच्च अवस्था में पहुँचते हैं। इनकी दोनों के में ही कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं उनमें तो NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन क्षारीय मृदा धातुओं में NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये कहता है कि जब हम इनको हम आग देते हैं तो इसका मतलब आग जलाएंगे तो हीट मिलेगी इनको, और इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऊर्जा पाकर अगर हीट देंगे तो इसका मतलब उनको एनर्जी मिलेगी, उनको ऊर्जा मिलेगी, और जैसे ही ऊर्जा मिलेगी तो वो अपनी लोअर लेवल से, अपनी ग्राउंड स्टेट से, अपनी आद्य अवस्था से और कहाँ पर चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में, अपनी उच्च अवस्था में पहुँच जाते हैं। परंतु उच्च ऊर्जा अवस्था अस्थायी होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन अपनी आद्य अवस्था में लौटते हैं तो दृश्य प्रकाश की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं और ज्वाला को विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। कि जैसे ही उच्च ऊर्जा में तो पहुंच गया, लेकिन जैसे ही हमने हीट को बंद किया, फ्लेम को, हमने बर्नर को बंद कर दिया, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और रिलीज़ करेगा तो वो कहाँ पर पहुंचेगा, अपने लोअर लेवल में, अपने ग्राउंड स्टेट में। और जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में अपनी आद्य अवस्था में लौटते हैं तो दृश्य परास की विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। और कोई भी यौगिक जब विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं तो उनका कोई ना कोई कलर हमें ज़रूर दिखेगा। तो ये विशिष्ट रंग लवणों से धातु की पहचान का प्रमुख आधार है। बेरिलियम और मैग्नीशियम धातुएं ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करती क्योंकि इनकी उत्तेजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, कि जैसे हमने क्या कहा कि जब ग्राउंड स्टेट में कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है उनको हमने क्या किया, बर्नर ऑन किया, और बर्नर ऑन करेंगे तो हम हीट मिलेगी उनको। जैसे हीट मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए उस उत्तेजित अवस्था के लिए ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है और वो उस ऊर्जा तक नहीं पहुंच पाते, और अगर उस उत्तेजित अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे तो वो वापस आद्य अवस्था में भी नहीं आएंगे, और अगर वापस आद्य अवस्था में नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो दृश्य परास की विकिरणों का उत्सर्जन भी नहीं करेंगे, और दृश्य परास के विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो ज्वाला फ्लेम को कोई कलर नहीं देंगे, ज्वाला को कोई रंग प्रदान नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। बुक नोट्स आपको बुक से ही बनाने हैं, बहुत अच्छे दिए हुए हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। तो आप नोट्स बनाओगे और इसको अच्छे से रीड करोगे। कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लियर? आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।